आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है जब हम ब्लड यानी कि खून को ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्सन से दूसरे में। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये खून की बोतल है और इसे एक पेशेंट को दिया जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम ब्लड को एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर डालते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये बहुत सारे केसेस केसेस में बहुत फ़ायदेमंद होती है और ये जान बचाने का काम भी आती है। अब अगर हम देखें कि कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि ये जान बचाने के काम भी आती है। से हम कहते हैं कि अगर किसी को कोई चोट लग जाए या किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, यानी कि क्या हो गया है, उसको कोई इंजरी हो गई है, तो उस कट लगने की वजह से या चोट लगने की वजह से उसका जो ब्लड है, खून है, वहां से बह के ज़ाया हो सकता है। तो उस केस में भी उसकी जान बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, यानी कि खून लगाया जाता है। या फिर हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का किसी भी वजह से ऑपरेशन हो या फिर सर्जरी हो, तो सर्जरी में भी जैसे हमें पता है कि जिस्म के जिस हिस्से की सर्जरी हो तो क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है और वहाँ पर ऑपरेशन के ज़रिए उस हिस्से को ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो उसमें भी ब्लड लॉस होता है। वो तो वहाँ पर उस ब्लड लॉस को रोकने, वहाँ पर रोका तो नहीं जा सकता, तो क्या किया जाता है, उसके साथ ब्लड लगाया जाता है ताकि जितना उसका खून बह रहा है उतना ही उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनमें खून वक्तन फवक्तन जो है उस मरीज को, उस पेशेंट को लगाया जाता है। जैसे कि अगर हम एनीमिया की बात करें तो एनीमिया जिसे खून की कमी होना कहा जाता है, हीमोफीलिया वो बीमारी है कि अगर किसी पेशेंट को कोई कट लग जाए किसी भी वजह से, तो वहाँ पर उसका जो खून बहना शुरू होता है तो उसमें क्लॉट नहीं बनता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उसके क्या होगा, कोई भी क्लॉट नहीं बनेगा, यानी कि क्लॉटिंग नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है। इसी तरह से थैलेसीमिया या सिकल सेल डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ऐसे पेशेंट जिसे कि थैलेसीमिया हो या फिर सिकल सेल डिजीज़ हो, सिकल सेल डिजीज़ को अगर हम देखें तो जो नॉर्मल ब्लड है वो हम देखते हैं कि वो राउंड सा होता है। ठीक है। और वो दरमियान बाहर, अगर हम उसके सॉरी बाउंड्री की बात करें तो वो हम देखते हैं कि थिक होती है, मोटी होती है और दरमियान से वो पिचका हुआ होता है। जैसे आपने बटर स्कॉच की टॉफ़ी देखी हो तो बिल्कुल उस तरह की शेप होती है। लेकिन जब हम सिकल सेल डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप ऐसी हो जाती है जैसे कि आपने चांद की देखी है, यानी क्रीसेंट शेप हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो फिर उसमें भी क्या किया जाता है, ऐसे लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा है कि दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ताकि उनके बॉडी के सिस्टम जो है वो सही तरह से काम कर सकें। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसको हम ब्लड दे रहे हैं ऐसा ना हो वो उसको फ़ायदे की जगह नुकसान दे रहा हो। तो हमें ये कंफर्म करना होता है, ये देखना होता है कि वहाँ पर एग्लूटिनेशन ना हो। एग्लूटिनेशन हो कहते हैं जब हम कहते हैं कि क्लॉट्स बन जाते हैं, जैसे फुटकुड़ियाँ सी बन जाती हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि जिसको हम ब्लड दे रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है और जो ब्लड उसको हम लगा रहे हैं क्या वो उसके कंपैटिबल है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम इसको दें तो इसका जो ब्लड है वो क्लॉटिंग शुरू हो जाए, यानी कि वो जमना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर एग्लूटिनेशन हो जाए यानी कि उसके खून में फुटकड़ियाँ सी बनना अगर शुरू हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जो खून है, ब्लड है, वो कैपिलरीज में से पास नहीं कर सकेगा क्योंकि वो अब वहाँ पर क्लॉट्स बन गए हैं, यानी कि वो जम गया है।
इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लड सैंपल लेते हैं, डोनर का भी यानी कि जिससे वो खून लिया गया है उसका भी, और रिसिपिएंट जो कि रिसीव कर रहा है जिसको वो खून लगाया जा रहा है उसका भी। फिर उसको क्रॉस मैच किया जाता है, ये देखा जाता है कि क्या आया वो कंपैटिबल है या नहीं है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमने ये देखना है कि ये जो ब्लड है, जिसे यहाँ पर हमने लिखा है कि डोनर रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये क्या है, ये पेशेंट का ब्लड है। और हम देखते हैं कि इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इसमें रेड ब्लड सेल्स उसके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठ गए। अब जब इनको देखा जाता है कि ये कंपैटिबल हैं या नहीं है, अगर तो ये कंपैटिबल होंगे तो इनका रिएक्शन नहीं होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगी, यानी कि उसके क्लॉट्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर वो कंपैटिबल ना हो, तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं रिसिपिएंट ब्लड के, वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं अपने जो डोनर ब्लड है उसके एंटीजन, यानी आरबीसीज के ऊपर एंटीजन मौजूद होते हैं, उनको उनके साथ कंबाइन करके। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कंपैटिबल नहीं है। जब कंपैटिबल नहीं है तो क्या होगा, ये जो वाई शेप हमें नज़र आ रही हैं इन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये एंटीबॉडी दूसरे वाले यानी कि डोनर के ब्लड सेल के साथ अटैच होगी और वहां पर उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, और रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा कि एग्लूटिनेशन हो जाएगी, यानी कि क्लॉट्स बन जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन हो गया है क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है। लेकिन जहाँ पर वो कंपैटिबल होता है वहाँ पर रिएक्शन नहीं होता। तो ये क्रॉस मैच करना देखना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम होता है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो हमें जो है वो क्या चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो कितनी तरह के होते हैं। हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ। अब अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी, जैसे कि हमने पहले बात की है कि ख़ास किस्म की वाई शेप प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें के एंटीबॉडी कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं रेड ब्लड सेल, इसके ऊपर हमें ये कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये है एंटीजन। अब जो ब्लड ग्रुप ए है उसके पास जो एंटीजन होती है वो ए होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप ए है। अब अगर हम इसकी ट्रांसफ्यूजन की बात करें कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसे हम कौन सा वाला ब्लड ग्रुप उसमें ट्रांसफ्यूजन हो सकती है। ब्लड ग्रुप ए को कभी भी बी या ए बी नहीं दिया जा सकता, उसको ए और ओ ब्लड ग्रुप उस ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है। इसी तरह से अब अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप बी है उसके पास जो एंटीजन है, जैसे कि मैंने बात की है कि ये क्या है, ये जो ऊपर हमें इसकी सरफेस के ऊपर सतह के ऊपर नज़र आ रही है ये एंटीजन है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी। इसके पास जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमें इससे मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं, ये भी वाई शेप ही हैं लेकिन ये थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ हैं, ये एंटी ए एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब अगर हम इनकी बात करें कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको कौन सा वाला ब्लड ग्रुप लगाया जा सकता है और कौन सा नहीं लगाया जा सकता, तो हम देखते हैं कैन नॉट हैव ए एंड ए बी, उसे हम ए और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। तो फिर हम उसे कौन से वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, बी और ओ ब्लड ग्रुप उसे दिया जा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेड ब्लड सेल जिसके पास दोनों तरह के एंटीजन मौजूद हैं, जो कि हमने ब्लड ग्रुप ए में देखे थे और ये जो हमने ब्लड ग्रुप बी में देखे थे। तो ऐसे पर्सन जिनके ब्लड, ये जो ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स, इनके ऊपर दोनों तरह के एंटीजन मौजूद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। अब जिनके पास दोनों तरह के एंटीजन मौजूद हैं इनके पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं नीदर एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होती इनके पास। और इनको जो है वो किस तरह का ब्लड दिया जा सकता है, इन्हें किसी भी तरह का ब्लड लगाया जा सकता है, ए बी ओ बी, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैं।
अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। अब जब इस तरह का होता है ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, उसे हम कहते हैं कि वो ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप ओ है। ये इसको हम साथ में अंडरलाइन करें। अब इसके पास जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दोनों तरह की होती हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो इसके पास दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। अब इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये टाइप ओ है। और टाइप ओ को सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओ ब्लड ग्रुप ही लग सकता है, और इसे जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए हो वो ओ वाला रिसीव कर सकता है, जिसका बी हो वो भी ओ वाला रिसीव कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो भी ओ ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है। तो लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन होंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही लगाया जा सकता है। अब अगर हम ये देखें कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है लेकिन हम उसे ब्लड ग्रुप बी लगा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं कि जो टाइप ए ब्लड है, ठीक है, उसके पास एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे ही हम उसको ब्लड ग्रुप बी देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि उसको जो डोनर का ब्लड है अगर हम देते हैं तो उस डोनर के जो ब्लड है उसके पास जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कौन सी हैं, उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं। और जो ये वाली हैं इनको हम देख रहे हैं, ये कौन सी हैं, ये एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं। अब एंटी बी एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, वो जो ब्लड ग्रुप बी है उसके साथ अटैच होके उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी वह, यानी कि वहाँ पे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी में हमने लिखा है हीमोलाइसिस, यानी कि इसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर हमें जो नज़र आ रही है वाई शेप एंटीबॉडी, हम देख रहे हैं कि इसके साथ फिट इन नहीं हो सकती क्योंकि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी। लेकिन अगर हम इसको ब्लड ग्रुप बी दे देते हैं तो बी ब्लड ग्रुप के साथ जो ये वाली एंटीबॉडीज हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ये क्या करेंगी, इसके साथ अटैच होकर इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी, इसको किल करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिसे हम ब्लड ग्रुप दे रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में।